आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये जो संविधान की विशेषताएं हैं, वैसे तो 12th का टॉपिक है, लेकिन बहुत अपर क्लासेस पे जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ भी संविधान की विशेषताएं हमें पढ़नी पड़ती है। यानी संविधान अगर देखना है, संविधान के बारे में हमें जानना है, तो उसकी विशेषताएं मस्ट है। उसकी विशेषताओं के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं दी गई है। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। इन विशेषताओं में कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान इसलिए कहा गया है कि भारतीय संविधान को भारतीय जनता के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। यानी भारत की जनता ने इसको स्वीकार किया है, इस वजह से इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संपूर्ण जनता के द्वारा ये स्वीकार किया गया है, इस वजह से इसको ये कहा गया है। फिर है प्रस्तावना। किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसकी प्रस्तावना हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर कोई हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो उसमें भी सबसे पहले उसकी प्रस्तावना के बारे में लिखते हैं, यानी क्या क्या है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको राजनीतिक कुंडली कहा है कि मुंशी ने। और सिंपल सा हम ये कह सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है तो उसमें हार्ट के बिना कुछ नहीं है। हार्ट अगर काम कर रहा है तो बॉडी काम करेगी, वैसे ही हमारे संविधान की प्रस्तावना हार्ट, एज ए हार्ट बोल सकते हैं इसको। यानी भारत का जो संविधान है इसका हार्ट है प्रस्तावना, हृदय है प्रस्तावना। जैसे एक मनुष्य की बॉडी होती है उसमें हार्ट काम करता, उसी तरह प्रस्तावना है। फिर अगली विशेषता है हमारे संविधान की, भारत विश्व का सबसे विशाल संविधान। संपूर्ण विश्व के संविधानों को अगर देखते हैं तो सबसे जो लंबा संविधान है, सबसे विशाल संविधान है, ये हमारे इंडिया का ही है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। जैसे अमेरिका का संविधान है, इसमें केवल 7 अनुच्छेद है, बहुत छोटा संविधान है। अमेरिका का केवल 7 अनुच्छेद है इसमें। ऑस्ट्रेलिया का संविधान अगर देखें तो उसमें 128 अनुच्छेद है। साउथ अफ्रीका का देखते हैं तो उसमें 153 आर्टिकल्स है। और हमारे इंडिया की अगर बात करें तो बहुत विशाल, बहुत बड़ा संविधान है हमारे इंडिया का। हमारे इंडिया के संविधान में अनुच्छेद है 395, भाग 22 है, अनुसूची। मूल संविधान की अगर बात करें, मूल संविधान में 8 थी, 4 बाद में और जोड़ दी गई है, 12 अनुसूचियां हो गई और 5 परिशिष्ट हैं। ये तो मूल संविधान में, जब संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से देखें तो 475 के लगभग हो गए हैं। ये काफी संशोधन हुए, 103 संशोधन हो गए हैं, तो संशोधन के तहत जोड़ दिए गए हैं। तो उनकी काउंटिंग अगर करते हैं तो 475 के लगभग है। इस वजह से विश्व का सबसे लंबा संविधान हमारे देश का संविधान है। इसमें 103 संशोधन हो गए। 101वां जो संशोधन है, संविधान संशोधन 101 हुआ था जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स सर्विस टैक्स, यानी वस्तु सेवा कर, वस्तु व सेवा कर। जो हम वस्तुएं परचेज करते हैं उन पे जो टैक्स दिया जाता है वो टैक्स है। और 2017 में ये लागू हुआ था। जीएसटी जो लगाया गया है, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया और 2017 में ये लागू हुआ।
संविधान संशोधन 102 की बात करें, 102वां, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन हुआ था। और 103 की अगर बात करें, 103वां संविधान संशोधन जो हुआ है, ये सामान्य वर्ग के गरीब लोगों, सामान्य वर्ग के निम्न लोग है या जो गरीब लोग है उनको 10% शिक्षा में व सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है 103वां संविधान संशोधन के तहत। तो इस तरह से हमारे संविधान को अगर देखें, यानी संविधान कितना फ्लेक्सिबल है, यानी इसमें संशोधन कर सकते हैं। और आज तक हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 से लेके 2020 तक 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो कितना फ्लेक्सिबल है। आगे देखते हैं, लिखित एवं निर्मित संविधान। हमारे देश का यानी संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित होता है और दूसरा होता है अलिखित संविधान। ब्रिटेन का अगर देखें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और हमारे देश का संविधान लिखा गया है। हमारे देश के संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा और लगभग 114 बैठक हुई। इस तरह से हमारे देश का संविधान लिखित है, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें लगभग 389 सदस्य आए थे। बाद में धीरे धीरे कम होते गए। ये ऑल इंडिया से सिलेक्ट चुने गए थे, यानी पूरे भारत से लिए गए थे संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन एक बहुत शक्तिशाली देश है और बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश ब्रिटेन ने बनाया था। उसके बावजूद भी ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और हमारे भारत का लिखित संविधान है। अगली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था। हमारे यहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। एक संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, दूसरी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्ष होते हैं। यहाँ ये जो व्यवस्था है अध्यक्षात्मक, ये अमेरिका में अपनाई गई है और संसदात्मक जो शासन प्रणाली है ये हमारे भारत में अपनाई गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में, इस व्यवस्था में जो शासन का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, यानी शासन का अलग होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती है, वास्तविक शक्तियां शासनाध्यक्ष के पास होती है और मंत्रिमंडल के पास होती है। और मंत्रिमंडल कहे तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जब तक व्यवस्थापिका में या लोकसभा में इसको मंत्रिमंडल को विश्वास मत प्राप्त है तब तक ये पद पे बने रह सकते हैं। और जैसे ही इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो इस तरह से संसदीय शासन व्यवस्था हमारे संविधान में अपनाई गई है। फिर अगला है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। हमारे संविधान की विशेषताओं में प्रमुख है मौलिक अधिकार। नागरिकों को यानी मूल संविधान में भी मौलिक अधिकारों को ऐड किया गया है। तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में अगर बात करें तो 7 मौलिक अधिकार थे और ये मौलिक अधिकार की जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। 7 मौलिक अधिकार थे
और एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का था उसको हटा दिया गया है। इसका उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 31 में। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया था। और अब प्रेजेंट में अगर देखें तो 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो 6 मौलिक अधिकार है, यानी मूल संविधान में 7 थे, प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हैं, इनका उल्लेख किया गया है। अभी मैंने बताया संविधान में 22 भाग है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के अर्थ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 जो इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जा चुका है, इसमें विधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार, इसका उल्लेख किया गया है। 14 में क्या दिया है, 15 में क्या दिया है, सबके बारे में दिया गया है। जब हम मौलिक अधिकार करेंगे उस समय इनकी डिटेल से बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का, यानी सभी को धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा व संस्कृति को, सभी भारतीय नागरिकों को शिक्षा ग्रहण करने की और संस्कृति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह मौलिक अधिकार है। ये भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर कोई व्यक्ति के इन मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में वो व्यक्ति जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट्स नागरिकों को प्रदान की गई है। इस तरह से मौलिक अधिकार है। मूल कर्तव्यों का मूल संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, बाद में जोड़े गए हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसे 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में बहुत सारे चीजें ऐड की गई थी। तो मूल कर्तव्य भी इस संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए हैं। और मूल कर्तव्यों का संविधान में उल्लेख है भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्यों का उल्लेख
किया गया है। इस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। नागरिकों को 11 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। ये जो 11वां मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का अवसर इनके अभिभावकों के द्वारा प्रदान किया जाए। और ये जो शिक्षा का अवसर है 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, ये अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, ये कौन से मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? तो स्वतंत्रता के जो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का पहला, दूसरा है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो उसमें अनुच्छेद 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता और 21 ए में जोड़ा गया है शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। तो इस तरह से ये जो मूल कर्तव्य है नागरिकों को वर्तमान में 11 प्रदान किए गए हैं। जब जोड़े गए उस समय इनकी संख्या 10 थी। आगे देखते हैं हम नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात करें तो इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 4 में, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है और 51 के में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। नीति निर्देशक तत्व कि अगर कोई पालना नहीं करता है तो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, यानी अवाद योग्य है। मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग्य है। अगर इनका कोई हनन करता है, हमारे मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं, अगली विशेषता है समाजवादी राज्य। ये जो समाजवादी राज्य हैं ये मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन, हमारे जो संविधान की विशेषता प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और तीसरा है अखंडता। ऐसे प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। यानी समाजवाद की कॉन्सेप्ट भी हमारे संविधान में अपनाई गई है। वयस्क मताधिकार, यहाँ वयस्क मताधिकार को भी संविधान की विशेषता बनाई गई है। वयस्क मताधिकार का अगर मूल संविधान में बात करें तो जो 21 वर्ष का हो गया है उसको मत देने का अधिकार था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन हुआ और उस संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में और इसके तहत एज को 18 वर्ष कर दिया गया। अब जो भी 18 वर्ष का हो जाता है उसे वोट डालने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मतदाता सूची में नाम ही नहीं है वोट डालने चला जाए। मतदाता सूची में नाम होना भी मस्ट है। मतदाता सूची में नाम होगा तो ही वोट डाल सकता है। यानी 18 वर्ष का वयस्क मताधिकार उसको वयस्क माना गया है और मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर है पंथ निरपेक्ष राज्य। ये जो पंथ निरपेक्ष है ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारे संविधान में जोड़ा गया है।
42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो। तो इनके समय में ये संशोधन हुआ और 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है, यानी जो हमारा मौलिक अधिकार है इसमें धर्ममाला दिया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 25 में उल्लेख किया गया है कि हमारे संविधान में किसी भी धर्म को विशेष का दर्जा नहीं दिया गया है, किसी भी संप्रदाय को विशेष का दर्जा नहीं दिया गया है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, वो दूसरे धर्म को अपना सकता है। फाउंडेशन नहीं है कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वो मुस्लिम को नहीं अपना सकता, ईसाई को, किसी भी धर्म को वो अपना सकता है। ठीक है, किसी भी संप्रदाय को वो अपना सकता है और किसी भी धर्म को संविधान में विशेष का दर्जा नहीं दिया गया है। जैसे संविधान में है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वैसे ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है या मुस्लिम धर्म हमारा राष्ट्रीय धर्म है। सभी धर्म संविधान के समक्ष समान है। आगे है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और कार्यपालिका न्यायपालिका के द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं उनमें इंटरप्ट नहीं कर सकती। आगे है एकात्मक व संघात्मक तत्व। हमारे यहाँ भारत में एकात्मक भी अपनाया गया है और संघात्मक भी अपनाया गया है, यानी संघात्मक शासन प्रणाली भी हमारे भारत में अपनाई गई है। एकात्मक का मीन होता है सारे पावर्स एक के हाथ में होना, संघात्मक डिवाइडेशन पृथक्करण कर देना। तो हमारे यहाँ केंद्र ने राज्यों को भी शक्तियां प्रदान की है, यानी पृथक पृथक राज्यों को भी शक्तियां प्रदान की गई है। लेकिन एकात्मक इसलिए कहा गया है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, राष्ट्रपति का चुनाव है, आपातकाल है, जो मेन चीजें हैं वो केंद्र के पास रखी गई है। तो इस तरह से एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण भी हमारा संविधान है। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मीन है हमारी संसद या राज्य विधान मंडलों के द्वारा अगर कोई ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो संविधान की भावना के अनुकूल न हो तो न्यायपालिका यानी न्यायालय उन्हें उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। फिर आगे है विश्व शांति का समर्थक। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में, यानी भारत विश्व शांति का समर्थक रहेगा, किसी भी देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कोई देश भारत के मामलों में हस्तक्षेप करता है तो वहाँ ये चुपचाप भी नहीं रहेगा, यानी पड़ोसी देशों के साथ मित्रता का संबंध भारत बनाए रखेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है और कई कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। आगे है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण ऐसे है, यानी हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान, ये है संविधान संशोधन। तो संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा। अब ये साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं वो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, राज्य का नाम चेंज करना हो या किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना करनी हो, उसको समाप्त करना हो, तो वो साधारण संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का उपस्थिति प्लस मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक होता है।
इसको विशेष बहुमत भी कह सकते हैं, यानी दूसरा इस प्रकार से किया जाता है। और तीसरा है कुल बहुमत हो गया उपस्थिति प्लस मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत, ये दोनों सदनों का है अलग अलग। इसके अलावा प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति, यानी कई संशोधन ऐसे होते हैं जिनके लिए आधे राज्यों की स्वीकृति लेना भी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसके लिए आधे राज्यों की स्वीकृति लेना भी आवश्यक होता है। आगे देखते हैं आपातकालीन उपबंध, इनका उल्लेख किया गया है भाग 18 में। 22 भाग है संविधान के, भाग 18वें में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। और 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। इन 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था भी की गई है और इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत अगर बाह्य कोई देश आक्रमण कर देता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो अनुच्छेद 352 के तहत ये जो तीनों आपातकाल है ये राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये संपूर्ण भारत में भी कर सकते हैं या भारत के किसी भूभाग पे भी इसकी घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ के राज्यपाल राष्ट्रपति को लिखित में सूचना भेजते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, तो राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू कर दिया जाता है। आपातकालीन की अगर बात करें, अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार आज तक देश में लागू हुआ है। अनुच्छेद 356 राजस्थान में 4 बार लागू हुआ है और अनुच्छेद 360 ये है वित्तीय आपातकाल। अगर साख संकट में आ जाती है देश की तो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल अगर लागू हो जाता है तो सभी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती होती है, प्लस उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जाती है। फिर है एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता की कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। देश के सेंटर के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है और जिस राज्य में वो जिस राज्य का वो निवासी है उस राज्य की भी नागरिकता प्रदान की जाती है। हमारे स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता है, सेंटर के द्वारा, राज्य के द्वारा और जिस एरिया में प्रांत में वो रह रहा है उसकी भी नागरिकता प्रदान की जाती है। हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत में एकल नागरिकता की कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। इसका एकल नागरिकता अपनाने का सीधा सा है कि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी जनसंख्या है भारत में, तो एकता के सिद्धांत को अपनाया है भारत ने, यानी संपूर्ण भारत में सभी लोग भ्रातृत्व है, भाईचारे के सिद्धांत पे है। इस वजह से इस भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। दोहरी नागरिकता होती है तो एक केंद्र के द्वारा प्रदान की जाती है और दूसरी होती है राज्यों के द्वारा। हमारे भारत में केंद्र के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। फिर है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारत में यानी संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात भी कही गई है। संसद या केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारतीय निवासियों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये प्रदान करें। उनका जो
सामाजिक स्तर अगर निम्न है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो आर्थिक विकास भी उनका किया जाए और सामाजिक स्तर उच्च करने में भी सरकार के द्वारा मदद की जाए। फिर है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था, यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण प्रदान किया गया है संविधान में। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इसको 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 330 में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एसटी, एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 330 में। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। अनुच्छेद 331 में व्यवस्था की गई है कि लोकसभा में तो जो सदस्य हैं एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। फिर है अनुच्छेद 332, ये जो है और ये है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अनुच्छेद 330 और 332। मैंने 331 और 335 लिख दिया है क्योंकि ये सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो इनका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अनुच्छेद 332 में उल्लेख किया गया है राज्यों की विधानसभा में एसटी, एससी को आरक्षण प्रदान किया गया है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 333 में उल्लेख किया गया है राज्य की विधानसभा में अगर आंग्ल भारतीय निर्वाचित होकर नहीं आया है तो वहां राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे, राज्य में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकते हैं और अगर चुनकर आ गया है तो फिर वहां आंग्ल भारतीय को राज्यपाल मनोनीत नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा भारतीय संविधान की विशेषताएं। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यानी अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग देशों से अडॉप्ट की गई है। और मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।